ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के विषय में थोड़ा सा जो सूक्ष्म तत्व हैं उनके बारे में बताएंगे। हमारा जो देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, संस्कृतियाँ हैं और सभ्यताएं हैं। और हमारे देश का जो मुख्य संस्कृति और सभ्यता है वो पूरे विश्व की जानी हुई संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। हमारे देश में चाहे भी जो धर्म रहा हो, हमारे देश में चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म की अपनी मान्यताएं रही हैं, सभी के अपने संस्कार और अपनी संस्कृतियां रही हैं। और अधिकांशतः संस्कृतियों में एक चीज़ बहुत कॉमन रही है, वो रही है मैरिज के विषय में, विवाह के विषय में। अधिकांश सभी धर्मों में अरेंज मैरिज का ही विधान था, योग बनते थे और अरेंज मैरिज का ही महत्व रखा जाता था। खासतौर से सनातन धर्म में, जहाँ पर विवाह को दो दिलों का बंधन के साथ में जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था। और ये भी माना जाता था कि ये संस्कार, ये जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का, यानी 7 जन्मों तक एक ही रिश्ता रहता है, एक ही संबंध रहता है। 7 जन्म तक का रिश्ते को ही वैवाहिक रूप में माना जाता है। इसलिए इसमें जो विधान बनता है, जो निर्णय होता है, वो ईश्वरीय निर्णय होता है, ये माना जाता था। लेकिन नई संस्कृतियाँ, नई पद्धतियाँ, आज हम लोग अपने कल्चर को छोड़कर अन्य देशों के कल्चर को अडॉप्ट करने लगे हैं। हमारे देश में अब जो अरेंज मैरिज पहले ज़्यादा होती थी, अब उनकी संख्या कम हो गई है। अब मोस्टली लव मैरिजेस की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और जो लव मैरिजेस होती भी हैं या अरेंज मैरिजेस होती भी हैं, वो लव कम अरेंज मैरिजेस होती हैं। इसलिए ये प्रचलन किसी मायने में अच्छा भी है और किसी मायने में गलत भी है। अच्छा इस मायने में है कि दो लोग जब अपने जीवन साथी को में एक दूसरे को समझने में सक्षम हो जाते हैं, उनके विचार, उनके रहन सहन, खान पान, सभी चीज़ों में जब मैचिंग आ जाती है, तो उनके विचारों की सबसे जो मुख्य बिंदु होता है, विचारों का तालमेल होना। और रिश्ता तभी सही होता है जब विचार में तालमेल बनता है, तभी वो रिश्ता सक्सेसफुल और लंबा चलने वाला होता है। इसलिए अब लव मैरिज का चलन जो है वो एक प्राथमिकता है, एक आवश्यकता है। और ऐसा संभव भी है कि यदि ऐसा किया जाए और सही दृष्टि से इसका अवलोकन करके विवाह किया जाए, तो चूक होने की संभावनाएं कम है, सफलताओं की संभावनाएं अधिक रहती हैं। उसकी वजह है कि उसमें जब एक दूसरे को समझ लेते हैं, विचारों में तालमेल बनने लगता है, और हर निर्णय यानी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको जब दो लोग मिलकर समझते हैं, आगे बनाते हैं, तो जाहिर सफलता मिलती है। लेकिन जो आपका जीवन साथी जिसको आप चुन रहे हैं, वो आपके लिए ऑथेंटिक है, आपके लिए विश्वस्त है या नहीं है, उसके लिए जो आपने देखा है वो उसकी दृष्टि में आपका सौंदर्य ही सब कुछ है, या आपके विचार, आपकी भावनाएं भी हैं, इसका अवलोकन करना भी अत्यंत आवश्यक है। लव मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही मानी जाती है कि आपका जो जीवन साथी हो, उसके लिए, उसके दिल में आपके प्रति सम्मान हो, भावनाएं हो, और साथ चलने का जो वादा किया है, वो कमिटमेंट जो किया है, उसको पूरा करने की क्षमता रखता हो। वही मैरिजेस, लव मैरिजेस सक्सेस होती हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि आज के जो डिस्प्यूट होते हैं लाइफ में, जो समस्याएं आती हैं, उसकी वजह सिर्फ यही रहती है कि एक दूसरे पर विश्वास करना, शारीरिक सौंदर्य की वजह से, या किसी की इनकम को देखकर, या किसी अन्य कारणों से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन वो अधिक टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि वो एक भावनात्मक न होकर एक आर्थिक होता है, जो एक परंपरागत न होकर एक रिश्ते में एक व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। ये दृष्टिकोण पहले भी गलत था, आज के दृष्टिकोण से भी गलत है। इसलिए संबंधों का निरीक्षण करना और उनको सही तरीके से चलाना अत्यंत आवश्यक होता है। हाथ में उन चीज़ों को देखा जाता है जो हमारी भावनाओं को, विचारों को तालमेल बैठाने में सहायक होते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि जिसको दोनों हाथों में जो मुख्य चीज़ होती है वो होता है हृदय रेखा। हृदय रेखा मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर भावनाएं कैसी हैं, और हृदय रेखा जो होती है वो इस बात का संकेत देती है कि व्यक्ति का जीवन, सोच, विचारधारा कैसी है। यदि हृदय रेखा की लंबाई
बृहस्पति पर्वत तक जाती है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति भावनाएं होती हैं। वो जीवन में जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी होती है, क्योंकि ये रेखा इस बात की गारंटी देती है कि ऐसे शख्स जीवन में भावनात्मक भी हैं और जीवन में अपने कार्य को पूरा करने में या कमिटमेंट को पूरा करने में पूरी दृढ़ता से निभाएंगे कार्य को। दूसरा ये कि इसमें यदि ये रेखा पीछे को खिसकती चली जाए, शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो जाए, तो ऐसे लोग मन में उनके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति भावनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन उनके लिए खास तौर से उनका शारीरिक सौंदर्य ही महत्वपूर्ण होता है। वो उनके भावनाओं, उनके विचारों से सहमत न होते हुए भी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सौंदर्य का लक्षण जो होता है वो उनको प्रभावित करता है। इसलिए ऐसी रेखा बहुत ही भावुक लोगों के नहीं होती है और ऐसे लोग जीवन में बहुत ही ऑथेंटिक नहीं कहे जा सकते, बहुत ही अपने कार्य को पूर्ण करने वाले या अपनी बात को मानने वाले नहीं कहे जा सकते। जब यही रेखा ऊपर को बढ़कर सीधी शनि पर्वत के पीछे चली जाए, मध्य में चली जाए, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं, यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी के लिए और महिला है तो अपने पति के लिए उनके विचार उसके विचार सौंदर्य से न होकर उसके धन या उसके जॉब या उसकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई होती है। ऐसे लोग उससे न प्यार करके और उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बहुत ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता कि हाँ, ये विवाह के लिए, लव मैरिज के लिए इनके विचार सही हैं अथवा नहीं। तो ये रेखा खास तौर से इस मामले में शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन यही रेखा यदि आगे बढ़कर दोनों उंगलियों के बीच चली जाए तो ऐसे लोग बहुत ही भावुक होते हैं। उनके अंदर जो मस्तिष्क उनका होता है वो जागृत रहता है, सोते समय भी विवेकशील रहते हैं और कोई भी चूक करने में सोचते हैं कि इसको करें कि न करें। हर एक भावनात्मक बात को सोचने से पहले वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अगर हमारे ऊपर घटना घटती तो ये सही होगी, नहीं, जो न्यायिक तौर से सही होती उसी को मानते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो खास तौर से अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को बहुत लाइक करते हैं और कभी-कभी अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने परिवार के लिए। इतना अधिक उनके अंदर परिवार और पेरेंट्स के प्रति लगाव और प्यार होता है कि वो अपने जीवन साथी को यानी अपनी लव मैरिज को भी करने के मन में पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद भी परिवार की सहमति न होने पर पीछे हट जाते हैं। ये लक्षण जो होता है अधिक भावुकता का लक्षण माना जाता है। लेकिन जब कोई रेखा इसी से निकलकर बृहस्पति पर्वत पे पहुँच जाए तो ऐसे लोग अपने वादे के पक्के होते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं और प्यार के मामले में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यदि ऐसे ही से कोई लाइन नीचे से निकलकर और इसको क्रॉस कर दे तो ये लव मैरिज का एक स्पष्ट उदाहरण माना जाता है, एग्जाम्पल होता है और ऐसे लोग लव मैरिज अवश्य करते हैं। साथ ही साथ एक बात और होनी चाहिए कि हाथ में जो लव मैरिज की जो लाइन्स हैं वो एक से अधिक हों। तो ये स्पष्ट रूप से लव मैरिज का संकेत माना जाता है कि बृहस्पति पर हृदय रेखा से बना हुआ क्रॉस और 2 से अधिक विवाह रेखा यानी मैरिज लाइन हो तो ये लव मैरिज का पूर्ण संकेत माना जाता है। इसके अलावा एक लक्षण और भी माना जाता है कि यदि विवाह रेखा में पीछे की तरफ कोई बेस पॉइंट बन गया है, इस तरीके से बना हुआ है बेस पॉइंट और फिर आगे को लाइन जाती है, तो ये भी लव मैरिज का संकेत माना जाता है और इसका होना सफल लव मैरिज के संकेत माना जाता है, क्योंकि जिसका भी ग्राउंड मजबूत होता है, जिसमें भी बेस मजबूत होता है, वो विवाह लंबे समय तक रहते हैं, उनमें कोई भी समस्या नहीं आती है। वो एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित भाव रहता है कि उनमें पूरे जीवन अपने वादे को निभाने का लक्ष्य रखते हैं और पूरा करते हैं। यही रेखा यदि हल्की सी नीचे को झुक जाए तो ये पूरे जीवन भर एक दूसरे के प्रति लगाव अटैचमेंट को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ लव मैरिज को प्रेजेंट करता है और ये प्रदर्शित करता है कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति भरोसेमंद रहते हैं। अर्थात इस तरीके की रेखा निकलना अत्यंत शुभ मानी जाती है। एक लव मैरिज का और लक्षण माना जाता है यदि जो आपके ये अनामिका उंगली है, आपकी सेकंड जो थर्ड फिंगर जो होती है इसको अनामिका कहते हैं।
ये सूर्य की उंगली कही जाती है। इसके नीचे जो क्षेत्र होता है वो सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत पर कोई एक रेखा जाए इस तरीके से कोई रेखा बन जाए तो ये भी लव मैरिज का एक संकेत माना जाता है। अर्थात सूर्य रेखा पर नीचे बेस पॉइंट बना हो ट्रायंगल का और उसके अंदर से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा बन जाए और साथ ही साथ 2 से अधिक मैरिज लाइन हो तो ये लव मैरिज का पूर्ण संकेत माना जाता है। इसके अलावा जो लाइन सबसे लंबी होगी उसी को मैरिज लाइन कहा जाएगा और उसी अवस्था पर वो विवाह संपन्न होने की संभावना बनाएगा। उसके लिए हम पूरी जो डिस्टेंस है बुध पर्वत की डिस्टेंस मतलब होता है कि यहाँ से हृदय रेखा से लेकर और कनिष्ठिका उंगली के बीच का जो क्षेत्र होता है ये बुध पर्वत कहलाता है। इसको बुध पर्वत कहते हैं। इसको हम 60 में डिवाइड कर लेते हैं, 60 वर्ष में डिवाइड कर देते हैं और 60 भाग में इसको मध्य में 30 और ऊपर नीचे घटते बढ़ते क्रम में हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो विवाह का समय इस तरीके से अनुकूलित निकाला जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों को देखा जाता है जो जीवन में विवाह रेखा में लव मैरिज का संकेत देते हैं। एक तो शुक्र का उच्च होना। शुक्र पर्वत जो होता है वो अंगूठे के नीचे का स्थान माना जाता है, वो शुक्र पर्वत कहलाता है। ये व्यक्ति के वैभव, ऐश्वर्य, भावनाएं और आकर्षण के विषय में विशेष तरीके जाना जाता है। जिस जातक का शुक्र पर्वत उच्च का होता है उसके अंदर उतना ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति आता है और सबकी नजरें उसके ऊपर मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय लक्षण है जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये जो लक्षण होता है ये शुक्र की विविधता का लक्षण माना जाता है। ये शुक्र की एक विशेषता का योग माना जाता है कि शुक्र यदि उच्च का है और लावण्यता लिए हुए है, निर्दोष है, तो वो व्यक्ति के अंदर चुंबकीय गुणों को प्रवाहित करेगा और ऐसा व्यक्ति जिस स्थान पर भी जाएगा वहाँ पर उसका एक अलग पहचान सी बन जाएगी। लोग अनचाहे भी उसकी तरफ देखने लगेंगे। यही शुक्र का विशेष लक्षण माना जाता है। और यदि यहाँ पर जाल बना हो तो ये भी शुभ लक्षण माना जाता है और इसका होना ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। जब भी ऐसा कोई क्रॉस बनता है, एक पैच ऐसा बनता है, तो ये शुक्र की विविधता को बताता है और ये सफलता का लक्षण बताता है। साथ में शुक्र क्षेत्र ये जीवन रेखा घूमती हुई नीचे को बढ़ जाती है तो ये शुक्र क्षेत्र और भी निखर जाता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। उनकी लाइफ जो होती है वो लग्जरी लाइफ होती है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है और वो उनके जीवन में पुरुषों के जीवन में महिला साथियों का विशेष योग होता है और महिला जातकों के बीच में पुरुष साथियों का विशेष योग माना जाता है। शुक्र की उच्चता इस बात को बताती है कि वो अब अपने जीवन में अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण पहचाने जाते हैं। ये उच्च का होना भी लव मैरिज का एक संकेत माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र उच्च का है, हृदय रेखा लंबाई लिए हुई है, 2 मैरिज लाइंस बनी हुई हैं और एक ट्रायंगुलर शेप सूर्य पर्वत के नीचे बना हुआ है, तो इसमें से 5 या 6 गुणों में से यदि कोई भी 3 गुण तक मिल जाते हैं तो भी लव मैरिज के संकेत बनते हैं। ये गुण अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये आवश्यकता नहीं है कि सभी के सभी गुण मिलने चाहिए, उसमें से कुछ गुण अवश्य मिलना चाहिए। एक बात और आती है कि जब अनामिका उंगली का जो ऊपरी हिस्सा है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए और ये तर्जनी उंगली से ऊंचा हो जाए तो ये भी एक शुभ लक्षण माना जाता है। क्योंकि जब भी अनामिका का पहला पर्व ऊंचा हो जाएगा या उंगली की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तर्जनी से, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर साहस की आवश्यकता हो, साहस की कमी नहीं होती। और लव मैरिज में एक मुख्य बिंदु ये भी होता है कि व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर साहस की कमी तो नहीं है, वो निर्णय लेने में पक्का है या नहीं, वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो जब उंगली लंबी होगी तो ऐसे लोग साहसिक होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं और जो कमिटमेंट करते हैं उसके लिए वो अपने परिवार, समाज,
सभी से विरोध लेने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदलते। ये इस बात का संकेत होती है कि तर्जनी उंगली से अनामिका का लंबा होना इस बात का संकेत होता है कि ऐसे लोगों के अंदर साहस की अधिकता होती है। वो हर एक निर्णय साहसिक तरीके से लेते हैं और कभी कभी ये रेखा भी मंगल पर चली जाए, ये भी साहस का प्रतीक होती है। और दूसरी रेखा चंद्र पे चली जाए, ये दोनों रेखाओं का इस तरीके से जाना भी लव मैरिज का संकेत होता है। उसमें एक रेखा भावनाओं विचारों के लिए मानी जाती है और दूसरी साहस के लिए। लव मैरिज करना भी एक साहस का कार्य है, इसलिए इसके लिए साहस की आवश्यकता, क्योंकि विरोध जरूर होना है, परिवार का भी समाज का भी। उस विरोध को कैसे आपको सहना है, कैसे आपको उस विरोध के बाद भी अपने कार्य को पूर्ण करना है, ये मस्तिष्क रेखा ही दे सकती है, या हृदय रेखा जिसमें भावनाएं आपके अंदर हैं, निर्णय करने की अदम्य क्षमता है। ये सब चीज़ें आपके अंदर हों तो आपके जीवन में ऐसे योग बनते हैं। दूसरा ये कि आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है, ये जो उंगली होती है, इसकी लंबाई प्रथम पोर तक आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर अभिव्यक्त की क्षमता अच्छी होती है और अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं। यदि ये उंगली लंबी हो जाए, यदि ये उंगली लंबी हो जाती है और प्रथम पोर से काफ़ी ऊपर पहुंच जाती है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों के अंदर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन जैसा नेचर आ जाता है और वो अपने नेचर में बदल नहीं पाते। इस वजह से विवाह होने के बाद भी उनके संबंधों में दरार आने की संभावना रहती है। इसलिए इसका लंबा होना, बहुत लंबा होना वैवाहिक जीवन में खासतौर से लव मैरिज के लिए शुभ नहीं माना जाता, और बहुत अधिक छोटा होना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर ये उंगली बहुत अधिक छोटी है और अधिक छोटी होने के कारण इस तरीके से दिखती है, तो भी ये शुभ योग नहीं माना जाता है। ये लव मैरिज में थोड़ा सा समस्या पैदा करने वाला माना जाता है और इसका छोटा होना मांगलिक योग के अंतर्गत भी आता है। इसलिए इन बिंदुओं को अवश्य देखना चाहिए। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें यदि ऐसे लक्षण बने हुए हैं तो जीवन में लव मैरिज की संभावनाएं होंगी, तो वो 27-28 वर्ष के बाद में संभावनाएं बन सकती हैं। इससे पूर्व इस ऐसे हाथ में संभावनाएं बनने का योग कम होता है। अन्य हाथों में योग, क्योंकि मंगल का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मंगल की गणना करते हैं, तो ऐसे हाथों में संघर्ष हमेशा ज़्यादा होता है। अधिक संघर्ष की वजह से उनको अपने निर्णय, अपने कार्यों में समझौता करना पड़ता है और अपने कार्य को डिले करना पड़ता है, यानी मैरिज को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। और अगर वो पहले कर लेते हैं विवाह, तो उनके विवाह में अड़चन आने की संभावनाएं, समस्याएं आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और उस स्ट्रगल में उनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी समस्याओं का एक लक्षण बना देती है। इसलिए ऐसी मैरिजेज सक्सेस होने में थोड़ा सा विलम्ब लगता है, यानी 28 वर्ष के बाद में लव मैरिज ऐसे हाथों में सक्सेस होती है जिसमें कनिष्ठिका छोटी हो, और कनिष्ठिका लंबी होने पर ये मैरिज जो है, लव मैरिज, ये 25 साल के बाद में भी शुभ योग बनाती है, 22 से 25 के बाद में। तो ये लक्षण भी महत्वपूर्ण माना जाता है लव मैरिज के क्षेत्र में विशेष तौर से। इसके अलावा भी एक लाइन आती है जो कि लव मैरिज में विशेष तौर से महत्वपूर्ण भी रहती है, कि जब भी हमने भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से निकलते देखा इस तरीके से, ये आपका चंद्र पर्वत है, मून माउंट है, ये आपका शनि रेखा है, मध्यमा कही जाती है। इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो शनि पर्वत कहलाता है। ये शनि पर्वत है और इस शनि पर्वत पर पहुंचे जब भी भाग्य रेखा और ये चंद्र पर्वत हो, तो यहाँ से जब विभाग रेखा निकले और हृदय रेखा लंबाई लिए हुए हो, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने जीवन में लव मैरिज करते हैं। और लव मैरिज की संभावनाएं इसलिए और अधिक होती हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में डिपेंड होते हैं और अपने जीवन साथी के वजह से वो अपने जीवन में आगे की सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। ये भी माना जाता है कि ऐसे जीवन साथी एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर भी होते हैं और मोरल सपोर्टर भी होते हैं। वो हर तरीके से अपने एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लक्षण चंद्र से भाग्योदय, इसको कहते हैं चंद्र से भाग्योदय, ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। और अगर यहीं से कोई एक रेखा निकलकर इस तरीके से बुध पर पहुंच जाए
तो ये अति विशिष्ट योग माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में ये एक कोष्ठक बन जाता है, जहाँ पर उनके जीवन में, इसको राहु का कोष्ठक कहते हैं। ये जो कोष्ठक होता है इसको राहु का कोष्ठक कहते हैं। इस कोष्ठक को राहु का कोष्ठक कहते हैं। ये जब बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन सफलतापूर्वक रहता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और यही रेखा जब आगे बढ़कर इस तरीके से एक ट्रायंगल बना ले, जो मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा से बने, तो ये मनी ट्रायंगल धन संबंधी समस्याओं को हल करता है और जीवन सुख में व्यतीत होता है। अर्थात लव मैरिज में ये सिम्टम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई ऐसी लाइन आती है तो ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। अर्थात चंद्र से भाग्योदय होना अत्यंत शुभ योग और लव मैरिज की चांसेस भी बनते हैं। और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। चंद्र से भाग्य रेखा निकलना और लव मैरिज होना इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों के जीवन में भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अर्थात दोनों मिलकर, दोनों अपने फाइनेंशियल मजबूती करके अपने जीवन की नई योजनाओं को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और सफलताएं प्राप्त करते हैं। ये योग भी अत्यंत शुभ योग के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात चंद्र से भाग्योदय शुभ योग के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा जो है हाथ में कई और रेखाएं होती हैं, जिनमें हम इस बात को देखेंगे कि लव मैरिज के साथ में जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, ख़ास तौर से कि लिव इन रिलेशनशिप। अब इस चीज़ का आकलन कैसे करें, ये कि बहुत ही माइन्यूटली जो हमने अध्ययन किया ऐसे लोगों के हाथों पर, तो उसमें कुछ बिंदु निकल कर आए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको आप देखें। ऐसे स्थिति में जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप का लक्षण बनता है हाथ में, तो उसमें एक लाइन जब बनती है कि जो मैरिज लाइन्स होती हैं वो बहुत ही नीचे से झुकी हुई हल्की सी निकलती हैं, जैसे इस तरीके से कर्व लेती हुई निकलती हैं, इस तरीके से कर्व लेती हुई, नीचे से कर्व लेती हुई, ऐसे झुकती हुई निकलती हैं। ऐसी जब लाइंस निकलें, नीचे का बेस नीचे की हार्ड लाइन की तरफ को बढ़ा हुआ और जो लाइन है वो अंदर को झुकती हुई जा रही हो, तो ये लिव इन रिलेशनशिप का एक साइन माना जाता है। अर्थात इसको और बारीकी से दिखाएं आपको, अगर ये बुध पर्वत है, यहाँ से ये हार्ड लाइन जा रही है, यहाँ से ऐसे निकलना, एक कर्व जैसा बनाते हुए निकलना, ये झुकाव गोलाई से आर्क ऐसा बना के निकलना, ये संकेत जो होता है वो लिव इन रिलेशनशिप का होता है। इसके साथ ही साथ हार्ड लाइन का लंबा होना और शुक्र पर्वत का उच्च होना और सूर्य रेखा का निकलना, ये सब लक्षण भी इसके अंतर्गत आते हैं। यदि इनमें से इस तरीके से कर्व की लाइन बनी हुई है, लिव इन रिलेशनशिप का लक्षण बना हुआ है और ये सिम्टम नहीं बना हुआ है, हार्ड लाइन शॉर्ट है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जीवन में धोखा मिलने की संभावना है। आप समझ जाइए, ऐसी स्थितियां होना, ऐसे कर्व होना, आपने तो विश्वास करते हैं किसी पर, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको किस दृष्टिकोण से देख रहा है ये आपको जानकारी नहीं होती। इसलिए हार्ड लाइन का लंबा होना ही एक मुख्य लक्षण माना जाता है लव मैरिज का। अगर ये लाइन लंबी नहीं है तो ऐसे लोग भावनात्मक अच्छे नहीं हैं और आपको कहीं पर भी धोखा दे सकते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे बनते हैं जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप का लक्षण आता है। गोलाई लेते हुए लाइन नीचे से हार्ड लाइन के पास से घूमती हुई, ऐसे घूमती हुई आती है और गोलाई हुई लेते, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे लाइन में लिव इन रिलेशनशिप का लक्षण बनता है। और अगर लाइंस में सारे लक्षण अच्छे नहीं हैं तो उनको जीवन में धोखा मिलने की संभावना भी रहती है। इसलिए सोच समझकर ऐसे निर्णय करना चाहिए। इन रिलेशंस में रहने के लिए सबसे मुख्य चीज़ होती है कि आपका विचार, आपके अंदर दृढ़ता, भावनाओं को समझने की क्षमता और जीवन में साथ निभाने का वादा जो किया उसको पूरा करने का लक्षण अब अगर व्यक्ति के अंदर है, तो वो इस बात से स्पष्ट होता है कि हार्ड लाइन लंबी है, मस्तिष्क रेखा में चंद्र योग बना हुआ है या चंद्रमा से कोई भाग्य रेखा निकली है, शुक्र एवरेज है, बहुत अधिक उच्च का नहीं है, तो ये योग शुभ माना जाता है और ये रिलेशनशिप आगे तक सक्सेस होता है। अन्यथा इसमें व्यवधान पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अब एक बात आती है, अरेंज मैरिज का लक्षण कैसे बनता है। अरेंज मैरिज भी हाथ में ही देखी जाती है
और इसमें ये क्यों बनता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन रेखा और जो भाग्य रेखा है वो भी चंद्र से निकलती है, लेकिन अरेंज मैरिज होती है। तब भी ये होता है कि ऐसे लोग भी जीवन में एक दूसरे के सपोर्टर बनते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मोरल हो, चाहे तो इस तरीके से। तो इसमें जो है वो विवाह रेखा अधिकांशतः एक सिंगल बनती है। विवाह रेखा का एक बनना अरेंज मैरिज का साइन माना जाता है। इसके अलावा हार्ट लाइन का थोड़ा सा छोटा होना या हार्ट लाइन का सीधे जाकर दोनों उंगलियों के बीच में जाना और सिंगल रहना, दोनों उंगलियों के बीच में जाना या सिंगल रहना, ये भी अरेंज मैरिज का एक साइन माना जाता है। आपको हमने पहले ही बताया है कि जब भी हार्ट लाइन बढ़ती हुई बृहस्पति से पहले तर्जनी और मध्यमा के बीच में चली जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की वजह से वो चाहते हुए भी अपना विवाह, प्रेम विवाह नहीं कर पाते। इसलिए जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, तो वो नहीं, आप तय करिए, तो ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि अरेंज मैरिज का प्रोग्राम बन जाता है और वो ये साइन स्पष्ट रूप से माना जाता है। ऐसे बच्चे निश्चित रूप से लव मैरिज की संभावना बनाते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ से कोई लाइन निकले और ये इस तरीके से अंदर चली जाए। यहाँ तक जाने, अंदर जाने में भी ये थोड़ा व्यवधान की लाइन मानी जाती है, शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन इसका थोड़ा सा निकलना भी शुभ है। लेकिन जब ये लाइन पूरी विभग पहुँच जाती है तो ऐसे लोग अपने परिवार की सहमत पर ही विवाह करते हैं। और मैरिज लाइन का सिंगल होना, ये दोनों संकेत ही इस बात के संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा हार्ट लाइन का छोटा होना, मस्तिष्क रेखा का छोटा होना या बहुत अधिक काल्पनिक होना भी शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी विवाह में यदि हम किसी भी हाथ में मस्तिष्क रेखा का इस तरीके से झुकाव देखते हैं बहुत तेजी से, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग अपने विचारों में तटस्थ नहीं होते हैं, अपने निर्णय में, अपने कमिटमेंट में पूरे नहीं उतरते हैं सही, क्योंकि उनका विचार दिन पर दिन बदलता रहता है, विचारों में तटस्थता नहीं होती, और ये तटस्थता न होना उनके जीवन में एक समस्यात्मक कारक बनता है। ये शुभ नहीं माना जाता है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का बहुत अधिक ढलवा होना भी वैवाहिक जीवन के लिए कष्टकारक माना जाता है, चाहे वो कैसे विवाह हो, अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो। इस तरीके का मस्तिष्क रेखा का ढलवा होना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए मस्तिष्क रेखा अधिकांशतः हल्की सी ढली हुई या इस तरीके से निकली हुई रेखाएं होती हैं। जब द्विभाजित रेखाएं हो जाती हैं तो ये शुभ लक्षण बनाती हैं। मस्तिष्क रेखा का द्विभाजित होना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ लक्षण बताता है, और उसकी वजह एक और भी है कि वो जब भी द्विभाजित होती हैं तो इसमें संतान सुख शीघ्र होता है और धन के साधन एक से अधिक होते हैं। ये जीवन में अवश्य होता है। इसके साथ ही साथ ये सब चीज़ें हैं हाथ में और मंगल रेखा भी हाथ में आई है, तो वैवाहिक जीवन की पूर्ण होने का पूरा लक्षण इससे बनता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन में मजबूत होते हैं, सफल होते हैं, अपने जीवन में सफलता का पूरा लक्षण बनाते हैं और भूमि भवन वाहन आदि सभी चीज़ों से अपने जीवन में सफल रहते हैं। ये लक्षण अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना है, कोई जानकारी करनी है, तो आप नीचे लिखे हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।